है उसे। लेकिन ये जो मुआवजा राशि सरकार देती है या सेना देती है, ये इसे देने के पीछे बकायदा एक तैयारी होती है, ऐसे ही नहीं दे दी जाती। ये खुद वो व्यक्ति तय करता है कि किसे दी जाए। जय हिंद। बड़ी दुख की बात है कि इस तरह का डिस्प्यूट आना चाहिए, लेकिन बड़ा लॉजिकल बात है कि ऐसा डिस्प्यूट आ सकता है। मैं आपको बता दूं, अब से पहले हमारे टाइम में ये चॉइस नहीं होती थी कि आप किसको एनओके डिक्लेयर करेंगे। एनओके जब आप ट्रेनिंग में हैं और जब तक आप अनमैरिड हैं तब तक आपके माँ बाप अकेले माने जाते थे एनओके, और उसके शादी के बाद जब आपका पार्ट 2 ऑर्डर हो जाता है तो आपकी वाइफ मानी जाती है। सबसे बड़ी तकलीफ आई थी कारगिल के टाइम। अगर आप लोगों को याद दिला दूं, कारगिल के टाइम भी हर गाँव से काफ़ी ये प्रोटेस्ट थे। मैं खुद कठुआ के आगे जो गाँव हैं उनमें जाकर लोगों को मिला हूँ, जहाँ पर आप मानेंगे नहीं, एक बक्से में वो 30 लाख रुपए रखे हैं, उसमें 2 ताले लगा रखे हैं, एक बहू के पास है और एक माँ बाप के पास है। जी, मैं एक बार मैं आपको कर्नल शैलेंद्र सिंह रोक रही हूँ क्योंकि रवि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि उनको हमारी आवाज आ रही है। रवि जी को जरा स्क्रीन पर लाइए, फुल स्क्रीन। रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। रवि जी, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहती हूँ कि आपके बेटे की शहादत पर हम सबको बहुत गर्व है, और वो जो तस्वीरें हमने देखी हैं उसके लिए आपको, उनके पूरे परिवार को हम नमन करना चाहते हैं। ये जो खबर आई आपके बेटे के शहादत के बाद, जिस तरह से खबरें आई कि आपने इस बात पर आपत्ति जताई है कि पैसा, मुआवजा राशि और कीर्ति चक्र किसे मिले, इसे लेकर विचार होना चाहिए, आपके सवाल क्या हैं रवि जी? देखिए, ये एक नरेटिव ही बदल गया है। अच्छा। कि हम पैसे के लिए कोई बात कर रहे हैं। ठीक। नहीं तो सवाल तभी मैंने आपसे पूछा कि सवाल क्या है आपके। मैं आपको जी, मेरे सवाल ये हैं कि तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझें, कहाँ तक चलेंगे किनारे किनारे। मेरे पास सुबह से कई लोगों के ऐसे फ़ोन आए, जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ, उससे ज़्यादा दंश और दर्द से लोग गुजर रहे हैं। मैं वो पहला पिता तो नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता कि मेरी जो सिखलाई और मेरी डीएनए में और जो मेरे पूर्वजों की देन है, उसके आधार पे जब मुझे ये बताया गया कि आपका पुत्र शहीद हो गया, तो ऑन द रिकॉर्ड है, लेफ्टिनेंट जनरल दुआ साहब की ट्वीट है उस पर, कि मैंने ये कहा था कि वो वीरों की तरह से शहीद हुआ या कायरों की तरह से। और जब मुझे बताया गया कि वो वीरों की तरह से शहीद हुआ, तो मैंने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि अब जो मैं खो चुका वो वापस नहीं आएगा। लेकिन मेरा पुत्र कायर नहीं था, वीर था, और अपने जीवन का बलिदान वीरों की तरह से दिया। ये कह देना बहुत छोटी बात नहीं है। किसी पिता के कंधे पे जवान पुत्र का 100, इससे बड़ा कोई दर्द नहीं होता है इस धरा पे। उसके बाद जब मेरे बेटे की पार्थिव शरीर 21 तारीख को गोरखपुर आई, मैं पूरे मेडल के साथ, जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो एक फ़ौजी अपना मनसा वाचा कर्मणा से करता है तो हासिल करता है, और उसकी छाती का शोभा होता है, तो मैं पूरे मेडल और 3-3 कमेंडेशन कार्ड हमारे पास है, मैं लगा करके, और पहला व्यक्ति था जो गया जहाज़ में और जाकर सलूट दिया। उस पुण्यात्मा को सबसे पहला सलूट देने वाला मैं था। तो मेरा सीना गर्व से फूला हुआ था कि मैं आज उस पुत्र का पिता हूँ, जिसने अपनी जीवन की अंतिम यात्रा में 4-4 जिंदगियों को बचाने के बाद अपने जीवन को माँ भारती के लिए न्यौछावर किया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, वो पुत्र था जो आईआईटी, यानी वो मिलिट्री स्कूल के होने के कारण मैथ और बायोलॉजी एक साथ की पढ़ाई किया था। तो मैथ होने के कारण उसने जेई मेन और जेई एडवांस का एग्ज़ाम दिया, जो दोनों क्लियर किया, और एआईपीएमटी को दिया, जो क्लियर किया। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में 15% कोटे में केवल 10,000 रुपए में उसका एमबीबीएस में एडमिशन मैंने कराया था। रवि जी, ये जो गाथा है आपके बेटे की, जो वीर गाथा है और उनकी जो पूरी कहानी जुड़ी हुई है उनके जीवन की, ये इस पर हम सबको बहुत नाज है। और आपसे हमारे सहयोगी ने इससे पहले बात की थी, आपने उन्हें भी ये बात बताई थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं सुनती हूँ, क्योंकि ये गर्व आप महसूस करते होगे बतौर पिता। लेकिन जो आज खबर मैडम, दुखद ये है। लेट मी कंप्लीट जी, बोलिए रवि। लेट मी कंप्लीट। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमने ये कहा अपनी इच्छा पे अपने बेटे को कि बेटा तुम जा करके आर्मी में अधिकारी भी बनो और डॉक्टर भी बनो,
तो उस समय जैसा कि मेरी बहू कह रही हैं कि फर्स्ट साइट हमारा मोहब्बत हुआ था, तो वह किशोरावस्था में मेरा बालक अपने प्रेम को कुर्बान करते हुए और गया डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि मैं NIT जालंधर जब छोड़ूंगा तो मैं 4.5 साल के लिए MBBS करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं जब राष्ट्रपति भवन में गया और पूरे जोश के साथ गया था, लेकिन रिहर्सल में जब ये कहा गया कि आपकी माताजी, उनकी पत्नी केवल उसको टच करेंगी, तो मैंने कहा कि आप केवल सिंबॉलिक तौर पर टच करिएगा। और उसके बाद आपने देखा होगा कि वो हाथ जब लगाई हैं तो संकोच बस लगाई जब राष्ट्रपति महोदया देखी हैं। मैंने उससे पहले उनके पिताजी को कहा था कि ये सम्मान किसी वीर को होने में किसी पत्नी का योगदान बहुत कम होता है, क्योंकि बहादुरी और इस व्यक्तित्व का निरूपण आपका DNA, आपकी परवरिश, आपके गुरु, आपका वातावरण और आपके मित्र भरते हैं आपके व्यक्तित्व में। तो मैंने कहा इस माता को लेने दीजिए जो 9 महीने पेट में पाली हैं, आपकी तो 4-5 महीने की शादी। उन्होंने कहा कि मुझे जो गवर्नमेंट दे रही है मैं उससे समझौता नहीं करूंगा। उनके पिता का ये स्टेटमेंट था। मैंने कहा तो अगर आप ये बताएं कि 5 महीने की पत्नी का सारा अधिकार है तो माँ बाप का क्या अधिकार है? उन्होंने कहा कि आप सरकार से पूछिए। जब वो राष्ट्रपति भवन में अलंकरण होने के बाद, अलंकरण समारोह के बाद वो कीर्ति चक्र मिला जो कि इस बहादुर की छाती की शोभा था, और मैं उसका पिता था, और बीइंग एक्स फौजी मुझे इसकी मर्यादा, इसकी प्रासंगिकता, इसकी उपयोगिता पता है। तो मेरे भी बड़े अरमान थे कि मैं उस चक्र को कम से कम हाथ से लेके देखूं। लेकिन चूंकि रिहर्सल में ये बातें हो चुकी थी तो वो पब्लिक डोमेन में न जाएं और कोई और बात न हो। भारत मंडपम में रात को 10 बजे तक वो चक्र हमारी बहू के हाथ में और उनकी माताजी के हाथ में था। लेकिन मेरी पत्नी केवल राष्ट्रपति भवन से जब बाहर आई तो फोटो खिंचाते समय 26 पंजाब रेजिमेंट के CO साहब ने हाथ में दिया था। मैं वो अभागा पिता हूँ जो हाथ में लेके भी नहीं देखा। मैंने उन CO साहब के माध्यम से उनको कहा कि हमारे यहाँ लखनऊ में एक मूर्ति जो बनी है उस पे उसका अनावरण होना है, लगेगी, तो या तो आप वहाँ आएँ तो मुनासिब होगा या ये चक्र हमें दें। और मेरी इच्छा थी कि जब वो चक्र मिलेगा तो रवि जी, आपने क्या ये इच्छा अपनी बहू के सामने रखी कि वो कीर्ति चक्र आपको दे, या फिर जैसा आप कह रहे हैं क्योंकि आपका पूरा अधिकार है उस पर? बता रहा हूँ जी, आप नहीं, मैं बता रहा हूँ मैडम, बता रहा हूँ। तो मैंने वो CO साहब से 4 बार कहा जी। और CO साहब ने उनके परिवार से कहा, और मैं स्मृति के माता पिता से व्यक्तिगत रूप से जाकर के बोला कि आप ऐसा करें। उन्होंने कहा कि मैं इस पे विचार करूंगा। और जब 6 तारीख को मानेकशॉ सेंटर के बाद मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करने गया था, क्योंकि हमारे यहाँ के वो सांसद भी हैं, और जब तक मैं होटल में आया तब तक वो वहाँ से वो लोग चेकआउट करके जा चुके थे। मुझे ना तो CO साहब के माध्यम से ना ही उनके माध्यम से कोई जवाब नहीं मिला कि मुझे वो छोड़ के गए हैं, देंगे या वो अलंकरण समारोह में आएंगे। मैंने फ़ोन किया उनको तो उनका स्विच ऑफ आया, और उनके बड़े भाई को फ़ोन किया कि मैं बात करना चाहता था। मैं चाहता तो ये बात पब्लिक डोमेन सरे बज़्म वहाँ भी कर सकता था, लेकिन मैं अपने हसरतों को लेके लखनऊ आया। और जब ये